हेलो स्टूडेंट, आज लघु उत्तरी का प्रश्नों का अंतिम दिन है। तो इस लघु उत्तरी प्रश्न की सीरीज में हमने कई सारे प्रश्नों छोटे छोटे तुम्हें बताए। इन प्रश्नों में से अधिकांश हमारे प्रश्नों परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। उसी क्रम में आज हम बता रहे कि चालक, अचालक तथा अर्धचालक हमारे पदार्थ क्या होते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थ ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें परिभाषित करना है। तो वैसे तो हम ये जानते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। यानी इस पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो हमारे अधिक होते हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन क्रिया हमारी संभव बहुत कम हो पाती है। ऐसे पदार्थ हमारे अचालक हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये हमारे अचालक पदार्थ होते हैं। चालक में जैसे लोहा, पीतल, तांबा, ये हमारे एल्युमिनियम, ये हमारे चालक पदार्थ हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें शुद्ध मात्रा में कोई चालन क्रिया संभव नहीं होती, लेकिन जब हम कोई अशुद्धि के रूप में उस पदार्थ में मिलावट कर देते हैं तो उसमें चालन क्रिया हमारी संभव हो जाती है। यानी कुछ परिस्थितियों में चालन क्रिया होती है और कुछ परिस्थितियों में चालन क्रिया नहीं होती आवेश की। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिका, सिलिकॉन आदि। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर हम समझें तो ये हमारे ऊर्जा बैंड हैं। ये हमारे ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। ये हमारा चालन बैंड होता है और ये हमारा संयोजी बैंड है। तो चालन बैंड और ये हमारा संयोजी बैंड होता है। इस पे हम देखते हैं कि चालन और संयोजी बैंड में कोई हमारा गैप नहीं होता है। ये चालक पदार्थ हैं और अगर हम ऊर्जा बैंड में गैप हैं, ये गैप हमारा है जिसको हम विसर्जित बैंड बोलते हैं, वर्जित बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड। ये हमारी ऊर्जा चालन बैंड है, चालन बैंड, और ये हमारा संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, और ये हमारा बीच में वर्जित बैंड होता है। तो यहाँ पर जो चालन क्रिया होती है, चालन क्रिया चालन बैंड से जो हमारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो वर्जित बैंड में पहुंच जाते हैं, यानी संयोजी बैंड तक हमारे नहीं पहुंच पाते। और इस पे जो चालक, ये चालक पदार्थ हैं और ये है अचालक को। इस पे जो वर्जित बैंड है 0.7 eV का होता है, और जो अर्धचालक होते हैं उस पे भी हमारे 3 बैंड होते हैं। ये हमारा चालन बैंड, ये हमारा संयोजी बैंड होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। ये हमारा वर्जित बैंड है, वर्जित बैंड,
और इसकी 1.3 EV होती है, यानी इस पे जो बीच में गैप हमारा वर्जित बैंड का है वो काफी अधिक होता है इसकी तुलना में। तो चालक, अचालक और अर्धचालक ये हमारे अर्धचालक हैं। तो इनमें ऊर्जा बैंड के आधार पर हमारा यही डिफरेंस होता है कि चालक में चालन जो बैंड से संयोजी बैंड में हमारे जो चालक आवेश होते हैं वो पहुंच जाते हैं, इस पे वर्जित बैंड में ही रुक जाते हैं। अचालक में क्योंकि इसके बीच में एक वर्जित बैंड हो जाता है, ऊर्जा बैंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और अर्धचालक में जो वर्जित बैंड है वो हमारा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित बैंड हो जाता है। तो इस पे चालक बैंड से संयोजी बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ परिस्थितियों में पहुंचते हैं और कुछ परिस्थितियों में जो है नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो चालक, अचालक और अर्धचालक, इनको हम साधारण तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसपे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी आवेश का प्रवाह हमारा आसानी से होता है, वो हमारे चालक हैं, जैसे आयरन, कॉपर। और अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें हमारा आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये हमारे अचालक श्रेणी में आते हैं। और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ परिस्थितियों में आवेश प्रवाहित होता है तथा कुछ परिस्थितियों में आवेश प्रवाहित नहीं होता, यानी शुद्ध अवस्था में आवेश प्रवाहित नहीं होता लेकिन अशुद्ध अवस्था में आवेश प्रवाहित होने लगता है। ऐसे पदार्थ हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक जो है हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो इस प्रकार से हम चालक, अचालक और अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर भी जो है परिभाषित कर सकते हैं। रेडियो एक्टिवता क्या है? रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो हमारे प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः अल्पभेदी किरणें यानी अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। वास्तव में उत्सर्जन हमारा अल्फा और बीटा का ही होता है। तो अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा के मिलने से यानी गामा किरण हमारी बन जाती है। तो वास्तव में अल्फा और बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं तथा उसके इस गुणधर्म को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो इस रेडियो एक्टिवता में सबसे मुख्य बात होती है अर्ध आयु क्या है रेडियो एक्टिवता की? हाफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमारी होती किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के, तो अर्ध आयु जो है हमारी हाफ लाइफ हो, हाफ लाइफ। तो किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की आधी मात्रा क्षय होने में जो लगा समय होता है उसे हम कहते हैं उसकी अर्ध आयु या अर्ध आयु काल कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा T12 = 0.693 अपान लैम्डा, जहां पर लैम्डा क्षय नियतांक कहलाता है, क्षय नियतांक को। तो अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व की क्षय नियतांक हमें दिया हुआ है तो उस रेडियो एक्टिव तत्व की हम अर्धायु ज्ञात कर सकते हैं, या अगर उस तत्व की अर्धायु ज्ञात दी हुई है तो उस तत्व का हम क्षय नियतांक ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, यानी T12 होता है 0.693 अपान लैम्डा।
तो रेडियो एक्टिव तत्व वे पदार्थ हैं जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और इनके उत्सर्जन ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा उसके इस गुणधर्म को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो जब अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो एक सोडी फजांस ने नियम बताया था कि अगर एक अल्फा कण निकलता है इससे तो इसके परमाणु भार में 4 की कमी, ये परमाणु भार में कमी होती है, परमाणु भार में 4 की कमी होती है तथा इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। ये सोडी फजांस ने बताया था कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण हमारा निकलता है तो एक अल्फा कण निकलने पर उसके परमाणु भार में 4 की कमी तथा उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, जिससे इसका स्थान जो होता है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे हट जाता है, यानी बाईं ओर हट जाता है। लेकिन अगर एक बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो इसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जिससे आवर्त सारणी में इसका स्थान एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। ये सोडी फजांस ने बताया था रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में, यानी अल्फा और बीटा के उत्सर्जन के बारे में, कि अगर एक अल्फा कण हमारा उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु भार में 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, जिससे आवर्त सारणी में उसका स्थान 2 स्थान पीछे यानी बाईं ओर खिसक जाएगा। और अगर एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इस बीटा कण के उत्सर्जन से उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसका स्थान एक स्थान आवर्त सारणी में दाईं ओर खिसक जाता है। सोडी ने रेडियो एक्टिवता के संबंध में क्षय के बारे में भी एक नियम बताया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव का जो परमाणुओं का क्षय होता है उसके क्षय होने की जो दर है dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व में परमाणुओं की जो क्षय है समय के साथ साथ, तो dN/dt परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी dN और इसका निगेटिव है, dN माइनस dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, जहां पर dN/dt परमाणुओं की क्षय है और n है परमाणुओं की संख्या। इस आधार पर अगर हम देखें तो एक सूत्र हमारा बनता है n = n0 1/2 की पावर n। यहाँ पर n हमारी है अंतिम मात्रा, n0 है उसकी प्रारंभिक मात्रा रेडियो एक्टिव की, और स्मॉल n है अर्ध आयु की संख्या। इस फॉर्मूले से काफी सवाल हमारे हल हो जाते हैं, यानी इस फॉर्मूले से काफी सवाल हमारे जो है पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं बोर्ड परीक्षा में, कि प्रारंभिक मात्रा दी होगी, अर्धायु की संख्या दी होगी और अंतिम मात्रा पूछेगा, या अंतिम मात्रा दी होगी प्रारंभिक मात्रा पूछ सकता है, या अर्ध आयु की संख्या पूछ सकता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक अर्धायु T12 = 0.693/λ और एक n = n0 1/2 की पावर स्मॉल n, जहां पर स्मॉल n अर्धायु की संख्या होती है। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिवता के बारे में और अर्धायु के बारे में जो है जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए समस्थानिक व समभारी क्या है, काफी परिभाषा पूछी जाती है क्योंकि नाभिक से संबंधित है।
समस्थानिक तथा समभारी ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न लेकिन अणुभार समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या उनकी समान होती है। यानी परमाणु क्रमांक हमारा समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13। इसमें हम देखते हैं कि परमाणु भार तीनों का भिन्न भिन्न है, यानी 1, 2, 3, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों का समान है, 1, 1, 1 हो। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के हमारे समस्थानिक होते हैं। तो ऐसे परमाणु, किसी एक ही पदार्थ के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा अगर हम कर दें, यानी ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक हमारे भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समभारी कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन 7, 14, नाइट्रोजन 6, 14। इस पे हम देखते हैं कि परमाणु भार तो हमारा समान है लेकिन परमाणु क्रमांक हमारा भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से ऐसे पदार्थ हमारे समभारी कहलाते हैं। यानी जब परमाणु भार हमारा समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ऐसे परमाणुओं को हम समभारी कहते हैं। तो समस्थानिक और समभारी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी अपोजिट हैं। जब समभारी और समस्थानिक में, समभारी में जब परमाणु क्रमांक हमारा समान होता है तो समभारी में हमारा परमाणु भार समान होता है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसपे नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियानों, न्यूक्लियानों से तात्पर्य है चूंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे उपस्थित होते हैं, तो नाभिक के अंदर ये जो न्यूक्लियन हमारे हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं उसकी नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगर हमें बंधन ऊर्जा न्यूक्लियन में निकालनी होती यानी प्रति न्यूक्लियन, तो उसके हम परमाणु भार से भाग दे देते हैं तो वो बंधन ऊर्जा हमारी प्रति न्यूक्लियन निकल आती है। जैसे हीलियम का परमाणु भार होता है 4, अगर हीलियम की हमें बंधन ऊर्जा मालूम है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी जाए तो हम ऊर्जा में उसके परमाणु भार यानी 4 का भाग दे देंगे तो हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल आती है। और ये बंधन ऊर्जा निकलती हमारी आइंस्टीन के ऊर्जा संबंधी समीकरण से, E = होता है डेल्टा mc²। यहाँ पर C प्रकाश की चाल है और डेल्टा m जो है इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति यानी जो मास हमारा डिफेक्टिव होता है, वो जो डिफेक्टिव मास क्या है तो द्रव्यमान क्षति क्या है, उस द्रव्यमान क्षति में कितना हमारा द्रव्यमान क्षति हो रहा है, उस द्रव्यमान क्षति में अगर हम c के वर्ग का गुणा कर देते हैं तो हमें बंधन ऊर्जा की गणना जो है निकल आती है। अब द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति होती किसी भी न्यूक्लियन का जो वास्तविक द्रव्यमान है और उसके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। तो इस
कमी को यानी इस क्षति को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। और ये द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बंधन ऊर्जा के रूप में निहित रहती है। तो द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति की जो परमाणु का हमारा वास्तविक द्रव्यमान होता है और उस पे उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो वास्तविक द्रव्यमान है, इन दोनों द्रव्यमानों में कुछ अंतर होता है। इस अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इस द्रव्यमान क्षति से ही हमें जो होती है वो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम बंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नाभिकीय अंतःबल क्या है, ये प्रश्न है हमारा। तो नाभिकीय अंतःबल क्या है कि जब नाभिक हमारा होता है तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, यानी न्यूक्लियन का मतलब है न्यूक्लियस में रहने वाले कण, और न्यूक्लियस में रहने वाले कण हमारे दो ही हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धनावेशित आवेश, लेकिन न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन के बीच में तो स्वाभाविक है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन न्यूक्लियनों, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में भी एक बल लगता है। इस बल के कारण नाभिक हमारी एक बंधी रहती है। इसी आंतरिक बल को हम कहते हैं नाभिकीय अंतःबल, जो नाभिक को यानी न्यूक्लियनों को बांधे रखता है, उसे हम नाभिकीय अंतःबल कहते हैं। तो द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य तो जैसे कि प्रकाश हम कहते हैं, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। तो अगर हम द्रव्य देखते हैं, द्रव्य यानी मैटर, तो मैटर को तरंगों के सिद्धांत से अगर हम देखें तो इस तरंगों के सिद्धांत को ब्रोगली ने ही देखा था। इसलिए द्रव्य तरंगें जो प्रकाश तरंगों के संबंधित हैं, यानी तरंगों से संबंधित हैं, उसे द्विब्रोगली तरंग कहते हैं। और द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दी गई ऊर्जा जो होती h इंटू न्यू, ये बराबर होती है mc स्क्वायर के। तो h इंटू न्यू को हम hc अपान लैम्डा भी लिख सकते हैं। mc स्क्वायर, एक cc अगर काट दें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है h अपान mc। इस तरंगदैर्घ्य को हम द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जहां पर h हमारा प्लांक नियतांक है, m हमारी द्रव्यमान है और c हमारा प्रकाश की चाल है। तो इस प्रकार से द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना जो है की जा सकती है लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mc से। अब हमारी एक लास्ट टॉपिक आती है, ये ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर में जब हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, और एक होता है पी टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में किसी ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक के अंतिम कक्षा में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4, चूंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 सहसंयोजी बंध के द्वारा जो है बंध जाते हैं। एक इसका, 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 तो ये चारों तरफ से एक सहसंयोजी बंध हमारा बन जाता है।
लेकिन इस आर्सेनिक का एक ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा छूट जाता है, क्योंकि आर्सेनिक के अंतिम कक्षा में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं और जर्मेनियम के अंतिम कक्षा में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक की साझेदारी करके ये 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है, जबकि आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा स्वतंत्र छूट जाता है और यही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम जब आवेश हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है तो यही इलेक्ट्रॉन हमारा आवेश का वाहक बनता है, यानी ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा मेन इसका कारण बनता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक समझ में आ गया कि एन टाइप अर्धचालक जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम ऐसे पदार्थ को अशुद्धि के रूप में, ही आर्सेनिक क्या है, अशुद्ध पदार्थ मिलाया जाता है, तो अशुद्धि पदार्थ हम ऐसे अशुद्ध पदार्थ को मिलाते हैं जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, यानी जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजी बंध बना करके वो तो छूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त छूट जाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आवेश वाहक कभी कभी पूछा जाता है एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आवेश वाहक होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसपे हम अशुद्धि के रूप में किसी ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं जिसके अंतिम कक्षा में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जर्मेनियम के चारों परमाणुओं के साथ साझा करेगा। तो एक जर्मेनियम ये, एक जर्मेनियम ये, एक जर्मेनियम ये और एक जर्मेनियम ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये साझे में आ गए हमारे। एक ये कोटर छूट जाता है, ये साझा बन गया सहसंयोजी बंध, ये सहसंयोजी बंध बन गया, ये सहसंयोजी बंध बन गया। लेकिन यहां पर संयोजी बंध नहीं बनता क्योंकि जर्मेनियम के पास तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? एल्युमिनियम के पास मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन थे जो कि 3 जर्मेनियम को दे दिया उसने। एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको कहते कोटर, यानी धनावेशित कण, ये यहां पर छूट गया। तो ये कोटर ही आवेश का वाहक बनता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, यानी एन टाइप अर्धचालक क्या है और पी टाइप अर्धचालक क्या है, स्पष्ट हो गया। एन टाइप अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें अशुद्धि के रूप में हम ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का छूट जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करने लगता है, वो सेमीकंडक्टर हो जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कोटर होता है आवेश वाहक। यहां पर आवेश वाहक क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर आवेश वाहक क्या है? कोटर। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें अशुद्धि के रूप में हम ऐसे पदार्थ को मिलाएंगे जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ 3 सहसंयोजी बंध हमारे बन जाते हैं। एक बंध हमारा ये छूट जाता है, इसी को हम कोटर नाम देते हैं और ये कोटर ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो एन टाइप होता है उसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें आवेश वाहक कोटर कहलाते हैं। अब यहां पर
तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छा माना जाता है या पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम अच्छा मानते हैं पी टाइप की तुलना में। क्यों? उसका रीजन है कि एन टाइप में जो आवेश वाहक है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारे ज्यादा एक्टिव होते हैं कोटर की अपेक्षा में। क्यों? हम करंट की परिभाषा में भी, धारा की परिभाषा में भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं उसी को हम धारा कहते हैं। तो यहां पर क्या बह रहा है? इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जबकि यहां क्या बहता है? धन आवेश बहता है, यानी कोटर बहता है। तो कोटर की तुलना में इलेक्ट्रॉन हमारा अधिक सक्रिय होता है, इसलिए पी टाइप की तुलना में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पी टाइप की तुलना में एन टाइप क्यों अधिक उपयोग में लाया जाता है, या पी टाइप और एन टाइप में कौन सा ज्यादा उपयोगी है। तो एन टाइप हमारा ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि एन टाइप में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेशवाहक, और पी टाइप में हमारे कोटर होते हैं। कोटर की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए एन टाइप ज्यादा हमारा प्रभावशील होता है। जैसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में सबसे मुख्य क्रिया हमारी कौन सी ज्यादा ऊर्जा देती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन उतनी ऊर्जा नहीं देती जितनी नाभिकीय संलयन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चीज हमारी जो है इस पे एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर में है। अब एक आता है जैसे पीएन संधि है। पीएन संधि क्या होगी? एक पी टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम मिला देते हैं आपस में किसी एक अविक्षय परत के द्वारा, यानी एक पतली फिल्म के द्वारा अगर हम दोनों को आपस में जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो एक सिस्टम होता है या एक संयोजन होता है, इस संयोजन को हम बोलते हैं पीएन संधि। पीएन संधि का मतलब है जब पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हम एक अविक्षय परत के द्वारा जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को हम पीएन संधि कहते हैं। और पीएन संधि उसी प्रकार से कार्य कर सकती है जैसे हमारा डायोड काम करता था। डायोड काम करता है। और ट्रांजिस्टर क्या हो गया? ट्रांजिस्टर वो हो गया जिसपे दो पी टाइप और एक एन टाइप, या एक एन टाइप दो पी टाइप, या फिर दो एन टाइप और एक पी टाइप, यानी या तो होता है एन पी एन और या होता है पी एन पी। इस पे दो एन टाइप हो गए एक पी, इस पे दो पी टाइप हो गए एक एन टाइप हो गया। इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। और पी एन ये हो गया पीएन संधि। तो पीएन संधि जो है वो हमारी डायोड की भांति कार्य करती है, जबकि पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे ट्रायोड की भांति कार्य करते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर में क्या लगता था? डायोड ट्रायोड से काम चलता था। आज हम ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो ट्रांजिस्टर की तुलना में, उसकी डायोड ट्रायोड की तुलना में ये जो ट्रांजिस्टर और पीएन संधियां हैं ये हमारी ज्यादा अच्छी होती हैं। क्यों? वहां पर डायोड ट्रायोड में क्या होता था? फिलामेंट को गर्म करते थे पहले हम, उत्सर्जन क्रिया कराने के लिए पहले हम ताप देते थे किसको? फिलामेंट को। तो जब फिलामेंट गर्म होता था तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। लेकिन इनमें क्या है? इनमें स्वतः उत्सर्जन होता रहता है, यानी अलग से हमें बैटरी तापांतर देने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसीलिए डायोड और ट्रायोड की तुलना में हमारी संधि और ट्रांजिस्टर अच्छे होते हैं। तो डायोड, वैसे भी वो चैप्टर तुम्हारे यहां से हटा दिया गया है। तो आज से ये हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में तुम्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि निगमन कहलाते हैं या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय हैं, और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे। तो न्यूमेरिकल पूरी बुक्स के जितने भी हमारे अच्छे पूछे जाने वाले योग हैं न्यूमेरिकल, उन न्यूमेरिकलों को जो है कराएंगे।